पोस्टमार्टम रूम के बाहर अपने माँ पिताजी के डेड बॉडी को देखकर अनामिका ऐसे रो रही थी मानो कि उसका दिल बाहर निकल आए। दुखी होकर वो आंसू बहा रही थी। सभी लोग देख रहे थे लेकिन पास नहीं आ रहे थे। तभी शारदा, प्रसाद, रमेश उसे संतावना देते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कौन गुजर गए? मेरे माँ पिताजी दोनों मुझे इस तरह छोड़ के चल बसे। अब मैं कैसे जिंदा रहूं? अरे मत रो बेटा, तुम्हारे कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाले हैं? नहीं, हमारा कोई भी नहीं है। माँ पिताजी शहर जाया करते थे मजदूरी का काम करने, वहीं किसी चीज ने मारा। मैं उन्हें बचाने के लिए अस्पताल ले आई लेकिन वो बचे नहीं। देखो, अभी तुम्हारे माँ पिताजी को गांव वापस ले जाने के लिए भी शायद पैसे नहीं होंगे। नहीं सर। ऐसी बात है तो हम तुम्हें गांव भेजने के लिए मदद करेंगे। इस तरह कहने पे रमेश तुरंत जाके एक एम्बुलेंस बुला के ले आता है। फिर सभी के मदद से दोनों लाशों को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता है। जाओ बेटा, जाके एम्बुलेंस में बैठो, कोई पैसा नहीं मांगेगा, अपना ख्याल रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी। अरे डरो नहीं बेटा, कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा, अच्छे से जाओ। माँ जी, आप भी मेरे साथ मेरे गांव चलिए ना, वहाँ के लोग मुझे मेरी माँ का समाधि नहीं बनाने देंगे। इस तरह से कहने पे शारदा अनामिका को ना नहीं कह पाई और उसके साथ उसके गांव जाने लगी। उधर विक्रम ऑफिस में बैठकर अपने फोन पे बात कर रहा होता है। नहीं कीर्ति, घर वालों ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे। अभी पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कोई नहीं आया। ऐसा क्या? फिर रुको, अभी मैं माँ को फोन करके पूछता हूँ। इस तरह कहने पे तुरंत विक्रम फोन काटता है और अपनी माँ शारदा को फोन लगाता है, पर फोन नहीं लगता। उधर शमशान घाट में 25 साल की अनामिका रो रही होती है। एक तरफ रो रही थी और एक तरफ हाथ में लकड़ी लेकर खड़ी थी। उसके सामने लकड़ियों के ढेर पड़े हुए थे और उन लकड़ियों के ऊपर उसके माता पिता सुजाता और वीरू की लाशें रखे हुए थे। उससे थोड़ी ही दूर पे शारदा, प्रसाद और रमेश खड़े थे। तभी उस गांव के प्रधान धनंजय वहां पर आते हैं। बहन जी, हम कह रहे हैं पर अनामिका चिता में आग नहीं दे रही है, आप जरा उसकी मदद कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप अगर कहेंगी तो वो आपकी बात सुनेगी। आप उसे कहिए चिता में आग देने के लिए। मैं जब वो इस गांव की होके किसी की बात नहीं सुन रही है तो मेरी बात क्यों सुनेगी, आप ही बताइए। वो जरूर सुनेगी, बस नाम के हम गांव वाले हैं, हमने उसे कभी मदद नहीं की, पर आपने की है जो कि महानता है, इसीलिए वो आपकी बात जरूर सुनेगी। जाओ शारदा, गांव के प्रधान जी कह रहे हैं, जाओ और उसे अपने तरीके से कहना, जरूर सुनेगी। एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, जाओ। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस तरह सभी के कहने पे शारदा अनामिका के पास जाती है। वो अनामिका को अच्छे से समझाती है और अंतिम संस्कार के सारे क्रियाक्रम उससे करवाती है। जब वो वहाँ से निकलने ही वाले थे, बहन जी आपका दिल बहुत बड़ा है, आप अनामिका को साथ ले जाइए, यहाँ पे उसका कोई नहीं, कौन देखभाल करेगा, अनामिका को बचा लीजिए। इस तरह विनती करने पे शारदा मंजूर हो जाती है और अनामिका को अपनी गाड़ी में बैठा के घर लेकर आती है। उधर हॉल में बड़ा बेटा विक्रम गुस्से में बैठा हुआ था। माँ, मुझे तो लग रहा है कि तुम अस्पताल नहीं गई कीर्ति के पिताजी से मिलने के लिए। हाँ बेटा, हम नहीं मिल पाए, इस लड़की के माता पिता गुजर गए थे, वहीं से लौट आए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। इस तरह कहने पे विक्रम अनामिका को देखता है। पूरी बात पता चलने के बाद उसे भी बहुत बुरा लगता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका आज्ञाकारी की तरह घर का काम काज करती थी, खाना पकाती थी और वहीं रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे अनामिका और रमेश के बीच प्यार हो जाता है। रमेश को अनामिका अच्छी लगती है, पर शारदा को ये अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन शारदा और प्रसाद विक्रम के साथ अमीर घराने की कीर्ति के घर में जाते हैं। वहाँ जाके वो हॉल में बैठते हैं। कीर्ति के पिताजी सुदर्शन वहाँ पे आते हैं। फिर एक अच्छा दिन और शुभ मुहूर्त देखकर विक्रम और कीर्ति की शादी करा दी जाती है। अब चूंकि वो रमेश की बात को टाल नहीं पाए, इसीलिए वो रमेश और अनामिका की शादी करवा दिए। फिर शारदा सोचने लगी कि कुछ वो ऐसा करेगी ताकि अनामिका खुद ब खुद बाहर चले जाए, और वो ऐसा ही करने लगी। अमीर बहुरानी कीर्ति जब सोफे पर बैठी होती थी तो शारदा लाके उसे फल खिलाती थी।
और उधर गरीब बहुरानी अनामिका घर की साफ सफाई करती थी और अमीर बहुरानी कीर्ति को देखती थी। कीर्ति की नजर इस बात पे पड़ती है। ए, बुरी नजरों से इस तरह मत देखो। अगर तुम्हें कुछ खाना है ना तो माँ पिताजी से मांग लिया करो, पर इस तरह से छिपकली की नजर से मुझे मत देखा करो। अच्छे से पोछा मारो ताकि दाग ना हो। ऐसा कहकर कीर्ति केले से मारने ही वाली थी कि शारदा वो देख लेती है। अरे बहू, केला खराब हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने कितना प्यार से तुम्हारे लिए भेजा है। इस तरह कहने पे फिर वो केला खाने लगती है। ये सब कुछ दूर से बड़े ही अरुचि के साथ अनामिका देख रही होती है। घर पहुंचते पहुंचते अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा केले का छिलका अनामिका के मुंह के ऊपर फेंक के मारती है और वहां से चली जाती है। जाओ, जाके ये केले का छिलका डस्टबिन में फेंक आओ और मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आओ। ठीक है दीदी। इस तरह कह के अनामिका वहां से चली जाती है। कीर्ति सोफे पे बैठ बैठ के फल खाती है और छिलका बिज्जा सब नीचे गिराती है। अनामिका दूध लेकर अमीर बहुरानी कीर्ति के पास जाती है। फिर सोफे के नीचे गिरे छिलका बिज्जा सब वो साफ करती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका घर के एक कोने में बैठकर अपना खाना खा रही होती है। कीर्ति आके अनामिका के सामने अपनी एक साड़ी गिरा देती है। एक भी साड़ी का रंग नहीं जाना चाहिए, ऐसे साफ करना, नहीं तो तुम्हारा रंग उड़ा दूंगी। दीदी, खाना खाने के बाद मैं धो देती हूँ। वो कीर्ति से इस तरह से कह ही रही थी, तभी वहाँ शारदा आ जाती है। तुम्हें कितना पहले खाना दिया था, अभी भी तुम खाए जा रही हो। इतना कहते ही अनामिका रोने लगती है और खाने की प्लेट लेकर किचन के अंदर चली जाती है। किचन सिंक में जाके वो प्लेट का चावल सब गिरा देती है। तब तक सासू माँ शारदा गुस्से से किचन में आती है। अरे, तुम खाने के प्लेट को इतने ऊपर से नीचे क्यों गिराई? तुम्हारी माँ ले आएगी या तुम्हारे पिताजी आके ले आएंगे? कौन खरीद के लाएगा? हाँ? अरे माँ जी, मैंने तो आहिस्ता से ही रखा। अगर मेरे माँ पिताजी होते तो आज मेरी परिस्थिति ऐसे ना होती। तो तुम कहना क्या चाहती हो? शारदा अनामिका पे हाथ उठाने ही जा रही थी कि कीर्ति वहाँ आ जाती है। 2-3 कस के लगाइए माँ जी, आजकल इसकी आवाज बहुत ऊंची हो रही है। कीर्ति के इस तरह से कहने पे शारदा अनामिका को 2-3 कस के थप्पड़ लगाती है। अनामिका दुखी होकर वहाँ पे रखी साड़ियों के पास जाती है। फिर साड़ियों को लेकर घर के बाहर नल के पास जाती है। वहाँ बैठ के साड़ियों को धोने ही वाली थी कि शारदा वहाँ आ जाती है। अनामिका, याद है ना कीर्ति ने क्या कहा है? हाँ माँ जी। उन्हें ध्यान से धोना ताकि रंग ना उड़े, और अगर साड़ी फट गई या फिर कुछ भी हुआ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ध्यान से करूँगी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। उस दिन कीर्ति का बर्थडे था। कीर्ति के पिताजी सुदर्शन ने बहुत पैसा खर्च करके शारदा के घर को सजाया। सोने का चेन लाकर कीर्ति को देते हैं। ये देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है, पर अनामिका किचन में दुखी होकर बैठी हुई थी। सुदर्शन ये बात गौर करते हैं। अनामिका, बेटा अनामिका। सुदर्शन की आवाज सुन के अनामिका जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। फिर वो किचन से बाहर सुदर्शन के पास आती है। बताइए सर, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे अरे सर नहीं, मैं कीर्ति के पिताजी हूँ। मैं तुम्हारे बड़े पापा लगूंगा। ये सुनकर अनामिका के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सुदर्शन के कंधे पे जाके अपना सर रखती है। ये देखकर कीर्ति को बड़ा गुस्सा आता है। पिताजी, अनामिका बहुत गरीब लगती है। लगता है उसके पिताजी भी बहुत गरीब थे। हो सकता है कीर्ति, पर वो तो जीवित नहीं है ना। वही पाप तो अनामिका ने किया है भाई साहब। ये पाप नहीं, आज से अनामिका मेरी बेटी है। मैं नहीं मानती। तुम्हें स्वीकार करना होगा। अनामिका अब से हमारा परिवार का हिस्सा है। हमारे यहाँ अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। आप अमीर तो अनामिका भी अमीर, और अनामिका गरीब तो हम सब गरीब है। आज से अनामिका के बारे में नीची बात मत करना। ये सुनकर कीर्ति को बड़ा गुस्सा आता है। सुदर्शन कीर्ति से सोने का चेन वापस ले लेते हैं और अनामिका को दे देते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। देखो बेटा, माँ पिताजी नहीं है सोचकर कभी दुखी मत होना। मैं हमेशा हूँ। कभी भी तुम्हें किसी भी तरह की समस्या हुई तो तुम रोना नहीं। कोई नहीं है सोचकर मनी मन दुखी मत होना। ठीक है बड़े पापा। इस तरह कहने पे सुदर्शन वहाँ से चले जाते हैं। सासू माँ शारदा और अमीर बहुरानी कीर्ति अनामिका के हाथों से सोने का चेन छीन लेती है। अनामिका विनती करने लगती है।
माँ जी, दीदी, मेरे माता पिता नहीं है। मेरे लिए ये दिया हुआ तोहफा भगवान का तोहफा जैसा है, कृपया मुझसे ये ना छीने। अनामिका ने बहुत विनती किया, पर उन्होंने इसकी एक बात नहीं सुनी। शारदा और कीर्ति अनामिका से चेन छीनकर वहाँ से वो चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उधर सासू माँ शारदा और अमीर बहू रानी कीर्ति अनामिका को परेशान किया करती थी और परेशान करके वो दोनों बहुत खुश होती थी। इस तरह सासू माँ शारदा बहू रानी अनामिका को बहुत कष्ट देती थी और बहू अनामिका सब चुपचाप सहती थी। अनामिका का केले पत्ते का दुकान मंदिर के ठीक पास ही था और शारदा वहीं पे टेबल के ऊपर रखे पत्तों को बेच रही होती है। केले का पत्ता, एक एक 10 रुपए का। केले पत्ते में अन्नदान करने से पुण्य मिलता है। केला पत्ता ले लो, केला पत्ता। इस तरह शारदा बेच रही होती है। तभी वहाँ पे कमला नाम की एक महिला आती है। बताइए कितने पत्ते दे दूं? मैं आज मंदिर में अन्नदान करने के लिए जा रही हूँ। उसके लिए कितने पत्ते लगेंगे आप ही हिसाब लगा के मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही शारदा का चेहरा खुशी से जगमगा उठता है। वो अपने दुकान में देखती है एक बंडल पत्ते रखे हुए हैं जिसमें 50 पत्ते थे। देखकर शारदा खुश होकर कहती है, देखिए माँ, आप जाके मंदिर में पूजा कर लीजिए, तब तक मैं अन्नदान के लिए सारे पत्तों का बंदोबस्त कर देती हूँ। कमला उसकी बातों पे तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। शारदा देर ना करते हुए अपना फोन उठाकर फोन लगाती है। मैंने बहू से कहा था केले के खेत में जाके पत्ता ले आने के लिए, वो अभी तक गई कि नहीं? ऐसा सोचकर वो अपने फोन से फोन लगाती है। ठीक उसी वक्त हंसते मुस्कुराते हुए रमेश और अनामिका बड़े ही प्यार से केले के खेत की तरफ जा रहे होते हैं। रमेश प्यार से अनामिका को आलिंगन कर लेता है और देर न करते हुए उसके गालों को चूम लेता है। अनामिका शर्मा जाती है। ये क्या कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई है क्या? 7 साल हो गए शादी के हमारे। और हमारे 2 बच्चे भी हैं, हरीश और भव्या। दोनों स्कूल गए हुए हैं। तो क्या हुआ? चाहे जो भी हो, हम केले के खेत में आए हैं केला पत्ता काट के ले जाने के लिए। यहाँ प्यार मोहब्बत करने नहीं। चलिए जल्दी से केले के पत्ते काटिए, दुकान वापस जाना है। वहाँ सासू माँ अकेली बैठी है। छी, कब क्या कहना है तुम्हें ये भी नहीं पता। ऐसा कहकर वो गुस्से वाला चेहरा बनाकर केला पत्ता काटने लगता है जो कटे फटे नहीं है और वो काट के अनामिका के हाथों में देता है। रमेश को देखकर अनामिका मन ही मन मुस्कुराने लगती है, पर वो इसी के साथ केले पत्ते को बड़े ही सावधानी से खेत में रखे हुए एक टेबल के ऊपर रखती है। तब तक अनामिका का सेलफोन बज उठता है। माँ जी का फोन आ रहा है। ऐसा कहकर वो फोन उठाती है। बताइए माँ जी। तुम पत्ता लाने केले के खेत में गई या फिर घर पे ही हो? खेत में ही आई हूँ अभी माँ जी। ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो। एक महिला आई है हमारे दुकान, वो अन्नदान कराने वाली है। ये तो अच्छी खबर सुनाई है आपने। वो तो ठीक है बहू, लेकिन उस महिला को 200 केले के पत्ते की जरूरत है। तुम जल्दी जल्दी पत्ते लेकर दुकान में आ जाओ, ज्यादा देर मत करना। ठीक है माँ जी, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर अनामिका फोन रख देती है। अजी, माँ जी ने अभी अभी फोन किया था। वो कह रही थी उन्हें 200 पत्ते की जरूरत है। ये सुनते ही रमेश जल्दी जल्दी पत्ते काटने लगता है। अनामिका सभी पत्तों को बेंच के ऊपर रखने लगती है। ठीक उसी वक्त मंडल ऑफिसर अनन्या वहाँ पे कार से आती हैं। उनके बगल में एसआई अरविंद और कांस्टेबल मूर्ति भी वहाँ पे थे। शारदा के साथ सभी लोग उन्हें देखकर नमस्ते कहते हैं। अनन्या अपना चप्पल खोल के मंदिर की तरफ जाने लगती है। तब तक रमेश, अनामिका, आज के लिए इतना ही है या और भी काटूं? बाप रे, इनका गुस्सा तो बस नाक पे रहता है। सॉरी जी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि इतने पत्ते काफी है कि नहीं? काफी है जी। ठीक है, चलो। इस तरह कहकर रमेश और अनामिका टेबल के पास जाते हैं। रमेश उन पत्तों का एक बंडल बना के अपने सर पे रख के आगे आगे चलने लगता है और अनामिका खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगती है। आपके जैसा पति मिलना सचमुच भाग्य की बात है। मुझे मेहनत करते हुए आपसे देखा नहीं जाता, लेकिन सासू माँ के सामने आप कुछ मत कहिएगा। भले आप 2 बच्चों के बाप क्यों ना हो, पर सासू माँ से आपको बहुत डर लगता है। अनामिका को लगा कि वो मन ही मन कह रही है, पर आवाज बाहर तक आ रही थी। उसकी बातें सुनकर, तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूँ?
पर मेरे लिए वो तो श्रद्धा भक्ति है, मुझे बस इतना पता है। हाय भगवान, ये तो मैं मन ही मन सोच रही थी, आपने कैसे सुन लिया? तुम्हें लग रहा था कि तुम मन ही मन सोच रही हो, पर तुम्हारी मन की बात तुम बाहर कह रही थी। कोई बेटा अपने माँ पिताजी से नहीं डरता अनामिका, बस श्रद्धा भक्ति करता है। तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ जो कहे वो सुने, पर मैं अपनी माँ का ना सुनूं, यही ना? अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बात करते हुए वो दोनों मेन रोड में आ जाते हैं। फिर वहां से एक ऑटो जा रहा था, उस ऑटो को वो रोकते हैं। अनामिका ऑटो में बैठती है, रमेश अपना बंडल उसके हाथ में देता है। फिर सामान लेके दोनों ऑटो में बैठकर देवी माँ के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। उधर अनन्या भी मंदिर से बाहर निकल आती है। अनामिका केले पत्ते का दुकान के नाम पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, वो देखकर अनन्या वहां पे जाती है। शारदा उसे देखकर बहुत खुश होती है। बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? यहाँ अनामिका कौन है? मेरी बहू है वो, मंदारपल्ली गांव से है, मेरे बेटे से उसकी शादी हुई है। इस तरह वो कह ही रही थी, तभी एसआई अरविंद अनन्या के पास आते हैं। मैडम, चाय दुकान के मालिक आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरह कहने पर एसआई अरविंद के साथ अनन्या चाय दुकान के मालिक सुधाकर के यहाँ जाती है। तब तक अनामिका केला पत्ता लेकर शारदा के पास लौट आती है। ऑटो वाले को पैसे देने पर ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। अनामिका केले के पत्ते लाकर अपने टेबल पे रखती है। माँ जी, जैसा आपने कहा था, मैं 200 केले के पत्ते लेकर आई हूँ, पर वो अन्नदान करने वाली महिला कहाँ है? तुम यहीं दुकान पे खड़ी रहो, मैं मंदिर में जाके उन्हें बुलाकर अपने साथ ले आती हूँ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपना बेचने में लग जाती है। फिर वो थोड़ी ही दूर पे अनन्या और सुधाकर को एक जगह देखती है। देखते ही वो थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये अगर मुझे यहाँ पे देख ली कि मैं यहाँ खड़े होकर केले का पत्ता बेच रही हूँ और सेल्फी लेकर फ्रेंड्स ग्रुप में डाल दी, तो जब हम सारे दोस्त मिलेंगे तो सब कहेंगे महान बहू रानी अनामिका केले का पत्ता बेचती है। ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी शारदा कमला को लेकर दुकान में आती है। उन्हें देखकर अनामिका शांत होती है और मन ही मन सोचती है, आप सच में महान है देवी माँ, सही वक्त में आप मुझे बचाने आ गई। इस तरह मन ही मन सोचती है और सासू माँ शारदा से कहती है, माँ जी, मैं अभी घर जा रही हूँ, कुछ दिक्कत हो गई है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये सुनकर शारदा घबरा जाती है और कहने लगती है, अरे बहू, जाओ जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। इतना कहकर अनामिका खुशी खुशी वहाँ से होकर रास्ते से घर की तरफ जाने लगती है। वो इस बात से खुश थी कि उसे अनन्या से छुटकारा मिल गया। तभी अनन्या की गाड़ी आके रुकती है। अनामिका आश्चर्य हो जाती है। अनामिका गाड़ी में जाके बैठती है। अनन्या की जबरदस्ती पे अनामिका को उसे अपना घर ले जाना पड़ता है। अनन्या उसके घर पे जाके बैठती है, पूरे घर को देखने लगती है। अनामिका का घर बहुत पुराना होने के कारण चारों तरफ से दीवारें टूट टूट के गिर रही थी। अनामिका, मैं यहाँ पे मंडल अधिकारी के तौर पे आई हूँ। देख के लग रहा है कि ये घर काफी पुराना है, कभी भी टूट के गिर सकता है। कलेक्टर से बात करके तुम्हारे लिए एक नए घर का बंदोबस्त करती हूँ, क्या कहती हो? मैं बहुत खुश हूँ अनन्या, पर मैं तुम्हारी ये मदद नहीं ले सकती हूँ। जो है मैं उसी में खुश हूँ। तुम पढ़ लिख के मंडल अधिकारी बनी हो, इस बात से मुझे बहुत गर्व है। सुन के अच्छा लगा अनामिका। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए अनन्या, पता है कि इस घर को कैसे ठीक करना है। अच्छा, चाय पी के ही जाना। उसके इस तरह कहने से रहने के लिए घर नहीं है सर के ऊपर, पर अहंकार तुम्हारा बहुत है। अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अनामिका गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे केले के पत्ते दिखते हैं। वो बिना देर किए हुए रमेश को लेकर केले के खेत में चली जाती है। देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, लेकिन सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, हमारा घर टूट रहा है, तो जितना हो सके केले के पत्तों को काटिए। मैं इन पत्तों से अपना घर बनाऊंगी। इस तरह कहने पे रमेश केला पत्ता काटने लगता है। अनामिका उन पत्तों को लाकर एक बेंच के ऊपर रखती है। रमेश ढेर सारे केले के पत्तों को काटता है। अनामिका उनका बंडल बनाती है और अपने अपने सर पे वो उठा लेते हैं। फिर रमेश अनामिका को मदद करने लगता है और अनामिका सीढ़ियों पे चढ़ के अपने घर को केले पत्ते से ढकने लगती है। इस तरह शाम तक वो दोनों मिलके अपने पुराने घर को बिल्कुल नए घर में बदल देते हैं। शारदा दुकान बंद करती है। प्रसाद गांव गए थे, दोनों मिलके घर लौट आते हैं।
अपने केले पत्ते के घर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। शारदा, क्या ये हमारा घर है? ये हमारा ही घर है। सर्दियाँ आ रही है ना, इसीलिए बहू ने शायद सर्दियों से बचने के लिए केले पत्ते से बनाया है। इतना कहकर शारदा प्रसाद दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर में अनामिका खाना बना रही होती है। हरीश और भव्या अपना अपना होमवर्क कर रहे थे। रमेश फोन पर बातें कर रहा था। इस तरह अनामिका के बनाए केले पत्ते के घर में सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।